नमस्कार, मैं हूं ज़ायरा। शुरुआत कर लेंगे राजस्थान स्पेशल की। अलवर के नीमराना में जापानी जोन में निवेश को लेकर हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान सीएम गहलोत ने कारोबारियों से स्थानीय लोगों को भी रोजगार देने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि डीएमआईसी प्रोजेक्ट के तहत राजस्थान में 6 जगहों पर डीएमआईसी हब बनने हैं। सभी जगह पर योजनाबद्ध तरह से काम किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान कारोबारियों ने सरकार के साथ 3000 करोड़ के निवेश का एमओयू किया। कार्यक्रम में जापानी औद्योगिक इकाइयों के कारोबारी, डेक्कन कंपनी के चेयरमैन सहित बड़े उद्योगपति और एम्बेसी के लोग भी शामिल रहे। इस मौके पर अशोक गहलोत ने जापानी जॉन की कंपनियों को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने जो निवेश किया है उनको इसका लाभ मिलेगा, उनको किसी भी तरह की निराशा नहीं होगी। वहीं उन्होंने कहा कि जापान और हिंदुस्तान का संबंध पुराना है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब गांव में औद्योगिक इकाइयां लगती हैं तो लोगों को खासी उम्मीदें होती हैं, लेकिन स्थानीय निवासियों को रोजगार नहीं मिलता है। ऐसे में इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जापान के इन्वेस्टमेंट से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। उनको राजस्थान में बेहतर वातावरण मिले और उनकी सुरक्षा पर खास ध्यान दिया जाता है। इस मौके पर उद्योग मंत्री शकुंतला राव, टीकाराम जूली सहित कांग्रेस के दूसरे मंत्री और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। राजस्थान के और जापानी की जो कंपनी आ रही है उन सबको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप उसमें आप और आपके मित्र लोग पूरी रुचि रखें। जापान के हमारे जो राजदूत आए हैं उनको कहना चाहूंगा कि वो जापान की और इंडस्ट्रीज को सूचित करें हमारी तरफ से, किस रूप में वो अधिक से अधिक लोग इन्वेस्ट करने की तरफ अट्रैक्ट हो सके राजस्थान के अंदर और जापानी जोन के अंदर। तो मुझे खुशी है कि जापान ने यहाँ पर जो जोन स्थापित किया है वो आज पूरे प्रदेश के उद्यमी के लिए एक हमेशा चर्चा में रहता है और लगता है यदि जापान आके इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। एक प्रकार से जापान का इन्वेस्टमेंट हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। वहीं उदयपुर हत्याकांड में मारे गए कन्हैयालाल के दोनों बेटों को सरकारी नौकरी मिलेगी। कैबिनेट बैठक में सीएम गहलोत ने इसका ऐलान किया। वहीं इससे पहले ही प्रदेश सरकार की ओर से कन्हैयालाल के परिवार को 51 लाख रुपए दिए गए थे। वहीं कैबिनेट में आए इस प्रस्ताव पर सभी मंत्रियों ने सहमति जताई। इसके अलावा भी कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्ताव पास किए गए, जिसमें नई सरकारी कॉलेजों के संचालन को लेकर भी अहम निर्णय हुआ। बता दें कि 28 जून को कन्हैयालाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। वहीं कैबिनेट में किसानों को कर्ज देने का भी निर्णय हुआ। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जब घटना हुई सरकार ने सारे प्रोग्राम कैंसिल किए और तत्काल आतंकियों को पकड़ा। बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जो पार्टियां धर्म के आधार पर दंगा करवाती हैं उनके लिए लोकसभा में बिल लाना चाहिए। खाचरियावास के मुताबिक बीजेपी के लोगों के लिए ये उल्टा इसलिए पड़ गया कि ये दोनों आतंकी बीजेपी के कार्यकर्ता निकले। वहीं उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को दोषी माना और उनको आगे आकर माफी मांगनी चाहिए। आज मंत्रिमंडल में बड़ा फैसला लिया गया। कन्हैयालाल तेली के पुत्र यश तेली और तरुण तेली, उनके दोनों पुत्रों को राजकीय सेवा में नियुक्ति देने का निर्णय लिया गया है। नियुक्ति के लिए टीमों में शिथिलता दी गई है। मृतक के परिवार में जीविकोपार्जन का अन्य कोई स्रोत नहीं होने से आश्रितों को नियुक्ति दिए जाने पर जीवन यापन सुचारू रूप से चलेगा, परिवार को आर्थिक और मानसिक संबल प्राप्त होगा। मैं फिर कहूंगा कि उस वक्त 28 जून को जब ये घटना हुई उसके बाद सारे प्रोग्राम कैंसिल करके सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में वहां पहुंची और तुरंत प्रभाव से उन दोनों अपराध। चलिए आपको सीधे हरियाणा के चरखी दादरी लिए चलते हैं, जहां पर सीएम खट्टर संबोधित कर रहे हैं। पंडित जी जो हमारे पूर्व विधायक बारडा से हैं और फिर यहां हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी रही श्रीमती बबीता फोगाट, जो खेल का प्रतीक इस नाते से इस इलाके में अपना धाक जमाए हैं। जिले के प्रभारी श्री कमल यादव जी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ कार्यकर्ता जो मंच का संचालन कर रहे हैं, जिनका संबंध मूल रूप से दादरी से ही है। हमारे धनखड़ जी भी दादरी से ही संबंध रखते हैं। संदीप जोशी जी, इनका भी बहुत बड़ा योगदान इस काम में रहा है। पूर्व जिला अध्यक्ष भाई रामचंद्र शर्मा जी, उपस्थित सभी अन्य हमारे पदाधिकारीगण, उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों,
पत्रकार छायाकार मित्रों व कलाकार बंधुओं, जैसा मैंने बताया, चरखी दादरी इसका एक विशेष स्थान है। न केवल यहां के लोग मेहनती हैं, प्रदेश के विकास में अपना योगदान किए हैं। एक दूसरा कारण भी चरखी दादरी के बारे में मैं अपना बताता हूं कि मैंने चरखी दादरी को बहुत नजदीक से देखा है। सन 1990 से, यानी 32 साल पूर्व मेरा चरखी दादरी से संबंध है। मैं जब सामाजिक कार्यों में काम करता था तो लगातार चरखी दादरी आना जाना होता था, और उस समय पीड़ा थी कि चरखी दादरी पिछड़ा हुआ इलाका हरियाणा का है, लेकिन चूंकि उस समय राजनीतिक क्षेत्र के नाते से, सरकार के नाते से हमारा कोई ऐसा अधिकार हमारे पास नहीं था जिसके लिए हम चरखी दादरी का कुछ भला करने में अपना योगदान कर सकें, कोई विकास की योजनाओं में अपनी बात कह सकें। सुझाव मात्र देते थे। 96 से 98 सांझी सरकार में हम शामिल हुए थे, लेकिन उस समय भी जो हम करना चाहते थे वो नहीं हुआ। जब सरकार हमारी आई तो आपको ध्यान में है कि हमने सबसे पहले इस क्षेत्र को जिले के रूप में 2016 के अंदर ये घोषणा करके 22वां जिला ये हमने तुरंत बनाया था। यहां के लोगों की मांग भी थी, यहां की जरूरत भी थी, और उसी अनुसार जिला क्योंकि जब नया बनता है तो प्रारंभ में कोई योजना ना तो अधिकारियों के पास होती है, ना किसी नीचे काम करने वाले लोगों को पता होता है कि जिले के नाते क्या क्या करना होगा। उसके बाद काम करना हमने शुरू किया, और जब काम करते करते जब ध्यान में आया यहाँ की आवश्यकताएं, तो इस जिले में जब पिछली बार आया था लगभग 200 घोषणाएं मैंने की थी, और उन 200 घोषणाओं में 70% जो है वो पूरी हो गई है। करोड़ों रुपए पिछली बार भी हमने बजट में दिए थे, 470 करोड़ रुपए स्वीकार किए गए थे, जिसमें 260 करोड़ रुपए का और काम जो है ये पूरा हो चुका है। अब आज भी मैंने 17 परियोजनाएं लगभग 350 करोड़ की आज शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं, आप सबको समर्पित किए हैं। तो मित्रों, ये जब लगातार चलने वाला काम इस जिले में, इसको आगे बढ़ते हुए जब मैं देखता हूं तो भले सबसे आखिर में हमारा जिला 22वां जिला बना है, लेकिन जब विकास के काम भले ही वो गति उसकी जितनी हम चाह रहे हैं उतनी अभी नहीं बनी जो आगे बनेंगी, लेकिन काम होते हुए हमको ये प्रसन्नता जरूर होती है कि चरखी दादरी जिसको हमने जिला घोषित किया था वो धीरे धीरे एक पूर्ण रूप से जिले का जो है रूप ले रहे हैं। बड़ी बड़ी परियोजनाएं सारे प्रदेश में जो चल रही हैं उसका लाभ निश्चित रूप से चरखी दादरी को भी मिल रहा है, क्योंकि चरखी दादरी संयोग से चारों तरफ से हरियाणा के ही जिलों से घिरा हुआ है। केवल 2 जिलों को छोड़कर 20 जिले ऐसे हैं जिसका कोई ना कोई एक बाहर प्रदेश का भी जिला साथ लगता है, लेकिन चरखी दादरी और रोहतक 2 ऐसे जिले हैं जो हरियाणा के ही जिलों से घिरे हुए हैं। उन जिलों के विकास का लाभ भी इन जिलों को मिलता है। जैसे ये जो सड़क बन रही है 172D इस्माइलाबाद से शुरू हुई और नांगल चौधरी जयपुर का नेशनल हाईवे उस तक ही जुड़ना था, स्वाभाविक है कि वो सड़क हमारे चरखी दादरी के अंदर से होकर गई। नेशनल हाईवेज 17 बने हैं, 17 नेशनल हाईवेज जो मंजूर हुए हैं, बन रहे हैं, उनमें कई नेशनल हाईवेज ये हमारे यहाँ जा रहे हैं, निकल करके जा रहे हैं। एक सड़क जो सोनीपत से और झज्जर होकर के दादरी होकर के लोहारू जाती है 334B, ये भी हमारे चरखी दादरी में से ही होके जा रही है। तो इस प्रकार से जब क्रिस क्रॉस होता है, जो सड़क यहां से और भिवानी होकर के जींद जाएगी वो भी आखिर इसी रास्ते से होकर के हमारा भिवानी के साथ संपर्क जुड़ेगा। तो ये जिला सबसे पहले आसपास के सब जिलों के साथ सीधा नेशनल हाईवे के साथ अथवा 10 मीटर चौड़ी सड़कों के साथ जुड़ेगा। ये सबसे बड़ी एक प्रकार की इस जिले को सौगात होगी। हमने उद्योग के नाते जो उद्योग यहाँ चल रहे हैं या नए उद्योग जो बनेंगे, तय किया हमने कि हर ब्लॉक में एक पद्मा स्कीम के अंतर्गत लगभग 50-60 एकड़ का इंडस्ट्रियल एरिया, जिसके अंदर एक प्रोडक्ट एक ब्लॉक
उसको विकसित करने जा रहे हैं, ताकि दादरी जिले के भी सभी ब्लॉक वहां पर इस प्रकार के क्लस्टर ये बनेंगे तो निश्चित रूप से हमारे स्थानीय लोगों को जो काम करना चाहते हैं, अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, थोड़ी पूंजी से वो लगा सकते हैं, या जो रोजगार मिलेगा यहीं के स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि बड़े उद्योगों में कई बार बड़े उद्योगपति बहुत दूर दूर से बाहर से भी ला करके लगा सकते हैं। तो सीएम खट्टर को सुन रहे थे आप। फिलहाल आगे बढ़ेंगे। बीकानेर के डीएम भगवती प्रसाद कलाल ने गजनेर में आयोजित ग्राम पंचायत स्तरीय जनसुनवाई में ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ग्राम पंचायत, उपखंड और जिला स्तर पर आम लोगों की समस्याओं को सुनने और उनके तुरंत समाधान के लिए त्रिस्तरीय व्यवस्था शुरू की है। सभी अधिकारी इनमें से पूर्ण गंभीरता से भागीदारी निभाएं। इस दौरान ग्रामीणों ने अंतिम छोर तक पानी नहीं पहुंचने की शिकायत की और इस बारे में डीएम ने ग्राम पंचायत में अवैध पेयजल कनेक्शन काटने और बूस्टर जब्त को कहा। साथ ही शिकायतकर्ता के पेयजल की सुचारू सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए मौका मुआयना करने और कार्रवाई के बारे में जलदाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गांव से कोई भी भारी वाहन नहीं गुजरे, इसके लिए गांव के एंट्री पर गार्डर। इस बारे में ग्रामीणों ने शिकायत करते हुए जिला कलेक्टर को बताया कि टोल से बचने के लिए कुछ वाहन चालक गांव में से होकर गुजरते हैं, इससे गांव में दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।